गो थ्रू करके आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोटीन जो वर्ड है वो ग्रीक से आया है। ग्रीक में इसका मतलब होता है प्रोटियोस, और प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंट। बोलते हैं हमारी बॉडी में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रोटीन, इसके बिना हम रह नहीं सकते। अब प्रोटीन को बोलते हैं जब प्रोटीन हाइड्रोलाइज होता है, यानी पानी में हम ऐड करते हैं ना इस प्रोटीन को, तो ये प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें देखो दो नाम लिखे, एक अमीनो और दूसरा एसिड। अमीनो मतलब अमाइन से आया है, एसिड मतलब हमारे बॉडी में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, कार्बन बेस एसिड होता है। तो बोलते हैं कि एक ही चेन के अंदर बेस और एसिड दोनों होते हैं, इसको अमीनो एसिड बोलते हैं। और बोलते हैं हमारी बॉडी में ना ये अमाइनो एसिड ही चाहिए रहता है। तो जितने बॉडी बिल्डर होते हैं तुम लोग ने देखा होगा, जिम करने के बाद प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन क्यों लेते हैं? वो बॉडी में अमीनो एसिड बनाता है। ये अमीनो एसिड कहाँ जाता है? डीएनए आरएनए में जाता है, जो है ना, उसको बिल्ड करता है, सेल को अच्छा करता है, जिससे हमारी बॉडी जो है ना मसल जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो स्मार्ट होते हैं वो डायरेक्ट अमीनो एसिड लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन लेने से डायरेक्ट मैं अमीनो एसिड ही लेता हूँ ताकि बॉडी जल्दी बने। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं। एल लाइसिन जो अभी नाम पढ़ने वाले हैं ना, वो सारे टाइप के सप्लीमेंट को लिया जाता है और मार्केट में ये अवेलेबल भी है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन एक नेचुरली अकरिंग हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर है। पॉलीमर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर इस तरह की जो चेन है बहुत बड़ी सी रहती है, ये कंटिन्यू आगे जाती रहती है इस तरह से। एक लंबी, बहुत बोल सकते हैं, मेरे को नहीं पता कितनी बड़ी है, इसलिए पॉलीमर लगा दिया। और इस चेन के अंदर नाइट्रोजन और अल्फा अमीनो एसिड होता है। नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और अमीनो एसिड होता है, और ये जो चेन है जिसके अंदर नाइट्रोजन और अमीनो एसिड है वो हाइड्रोलाइज से दिखाई देता है। और पानी में डालते हैं ना प्रोटीन को, तो ये अपना एक्चुअल केमिकल दिखाता है। इसलिए कभी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन जाहिर बात है केमिकल पानी में जाएगा तब उसका एक्चुअल जो प्रोटीन दिखाई देगा वो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। बोलते हैं एवरी अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप। अमीनो एसिड में दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक एसिडिक होता है जो मैंने यहाँ पे शो किया है, और दूसरा ग्रुप अमीनो एसिड होता है। ठीक है, बीच की यही चेन की वजह से इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं अमीनो एसिड के। नीचे देखो 3D एनिमेटेड स्ट्रक्चर दिखाया गया। अब आ गया अमीनो एसिड को बेस्ड ऑन अमीनो पोजिशन उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। मान लो अगर अमीनो पोजिशन कार्बन जो है वो डायरेक्ट अमीनो पोजिशन से अटैच है, तो उस वक्त काउंटिंग के बेस पे ये अल्फा आएगा। अभी अल्फा बीटा गामा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अल्फा बीटा गामा ग्रीक भाषा के नंबर होते हैं। अल्फा का मतलब 1 होता है, बीटा का मतलब 2, गामा का मतलब 3, डेल्टा का मतलब 4, इसी तरह से पाई डेल्टा चलता जाता है। अब यहाँ पर अमीनो एसिड अल्फा बीटा, बीटा से अटैच है, राइट। बीटा मतलब सेकंड कार्बन से अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या है? बीटा। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, गामा कार्बोक्सिलिक एसिड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ये गामा से अटैच है। तो डेल्टा का, गामा के बाद डेल्टा आता है। ठीक है, इसके आगे फिर लैम्बडा, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे सिंबल आते हैं, म्यू लैम, सिर्फ 3 से ज्यादा नहीं रहते, इसलिए मुझे देखो डेल्टा तक याद है, उसके बाद के सिंबल मुझे भी रिमेम्बर नहीं, क्योंकि कभी इतना ज्यादा ग्रीक यूज नहीं करते। ज्यादा होते हैं तो फिर IUPAC पे जम मारते हैं। ये कॉमन नेम की स्टडी कर रहे हैं। देखो प्रोटीन जरूरी हमारे बॉडी के बिल्ड के लिए है, उसी के साथ साथ हमारे मोशन, हर हर एक काम के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। बोलते कि हमारे जो नेचर में ना जो हम अमीनो एसिड पाते हैं वो एल अमीनो एसिड होता है। एल अमीनो एसिड से ये पता चला कि अमीनो एसिड के अंदर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब रोटेशन मौजूद है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट में आर और एल टाइप के कार्बोहाइड्रेट देखे थे, इसी तरह से अमीनो एसिड में भी डी, सॉरी आर नहीं, डी, डी और एल टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, हमारे नेचर में हम कौन सा यूज कर रहे हैं? एल अमीनो एसिड, ये याद रखो। अब ये डी और एल कैसे पता करते हैं? तो बहुत आसान है। अगर NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड में अटैच रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? डी अमीनो एसिड, सॉरी। और अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड अटैच होगा तो उसको एल अमीनो एसिड बोलेंगे। सिंपल है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह नहीं है। अगर OH राइट साइड है तो हम लोग डी बोलते थे, अगर OH लेफ्ट साइड है तो ये बिल्कुल उसी की कॉपी है। यहाँ अमीनो एसिड के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कौन सा है। अब इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो बोलते हैं कि जो अमीनो एसिड है ना ये बिल्कुल सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, लाइक सिंपल अमीनो एसिड और सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलते हैं ये कलरलेस होता है, कलर व्हाइट पाउडर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के टुकड़े होते हैं, बरोबर। 3D फॉर्म में एक एक टुकड़े एक जैसे होते हैं, उसको क्रिस्टलाइन होता है। वाटर सोल्यूबल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसको ये पानी में सोल्यूबल है,
अगर इसको हाई मेल्टिंग पॉइंट दिया जाए तो ये कम्प्लीटली सॉल्युबल भी है। नॉर्मली ये सॉल्युबल होता है लेकिन टेक टाइम लेता है थोड़ा सा। तो उन्हें देखा जो लोग जिम सप्लीमेंट यूज करते हैं उन लोगों को देखा पानी में डालते हैं ना, प्रोटीन को जल्दी से डिजोल्व नहीं होता और ज्यादा लोगों को शेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सॉल्युबल है पर माइल्ड है। ज्यादा सॉल्युबल करना है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। द ओनली अमीनो एसिड दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इज ग्लाइसिन। बोलते ग्लाइसिन है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये रोटेशन को बताते हैं। हाँ, रोटेशन और लाइट की स्थिति को बताते हैं। बोलते हैं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब इसमें रोटेशन या लाइट इस तरह का बिहेवियर नहीं देखा जाता है इसके अंदर, इसलिए इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब कायरल कार्बन भी होता है। कायरलिटी प्रॉपर्टी या सुपर इम्पोज प्रॉपर्टी को भी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी बोली जाती है। ठीक है, अमीनो एसिड इन देयर एक्वस सोल्यूशन बिहेव लाइक अ सॉल्ट। जाहिर बात है सारे अमीनो एसिड सॉल्ट की तरह बिहेव देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन सेम मॉलिक्यूल। और ये सॉल्ट का बिहेवियर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर एसिड और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है। सच मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ बोथ चार्ज। अब जाहिर बात है इसके अंदर एसिड भी है और बेस भी है, तो एसिड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और बेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल मेरे पास इनके पास दोनों चार्ज प्रेजेंट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दोनों चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। रिमेंबर, हाँ, ये वर्ड ज्विटर आयन किसको बोलते हैं? एक ही मॉलिक्यूल है और उसके अंदर दोनों चार्ज प्रेजेंट है। ये अमीनो एसिड में देखा जाता है। अब देखो जरा देखते हैं, तो ये मेरा अमीनो एसिड है, इसको ज्विटर आयन बनाना पड़ेगा। अभी तो ये न्यूट्रल फॉर्म में, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। इस हाइड्रोजन को हम लोग थ्रो करेंगे बेस के पास, क्योंकि देखो जो नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है, ये कंपाउंड होता है, जो भी ग्रुप होता है वो अच्छा इलेक्ट्रॉन रीच होता है और उसको इलेक्ट्रॉन लवर होता है, तो इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, बरोबर। और जो एसिड होते हैं, हमें पढ़ी है एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पर हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। इससे ये पता चलता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं, डीप्रोटोनेशन होता है, ये हमेशा हाइड्रोजन डोनेट कर देते हैं, बरोबर। तो ये अपना बेस को देगा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि अपनी नेगेटिविटी खो देगा बॉन्ड शेयरिंग करने में, और कार्बोक्सिलिक एसिड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? जारी बात है हाइड्रोजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाएगा, ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसिड है वो हमेशा डोनेट करेगा और जो NH है बेस है वो हमेशा एक्सेप्ट करता है H+ आयन को। क्लियर? तो यहाँ पे दो चार्ज आ गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। अब अमीनो एसिड आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग इट्स अल्फा हाइड्रोजन बाय अमीनो ग्रुप। तो बोला है जो अमीनो एसिड है वो डिराइव हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कैसे? जब वो अपना एक अल्फा हाइड्रोजन आइटम को अमीनो ग्रुप के साथ रिप्लेस करता है तब ये अमीनो एसिड का ग्रुप बनता है। यहाँ भी यानी यहाँ रिप्लेसमेंट से कुछ बना है। बोलते ये ऑप्टिकली एक्टिविटी रखता है ये जो ग्रुप्स है। ऑप्टिकली एक्टिविटी में सारी प्रॉपर्टी आएगी, रोटेशन की, डी और एल प्रॉपर्टी की, वो सब आ जाएगी। यहाँ पर देखो यहाँ पे H लिखा हुआ है, बोलते यहाँ पे जो H है वो R भी हो सकता है, जैसे नीचे भी H डाल सकते हैं, तो वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, समटाइम अल्काइल नहीं भी हो सकता है। अगर अल्काइल ग्रुप होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर अल्काइल की जगह नीचे भी हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन है, तो ऑप्टिकली एक्टिव ग्रुप कहलाएगा वो। एवरी अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बोलते हैं कि जब प्रोटीन को हाइड्रोलाइज किया जाता है वो 30 टाइप के अमीनो एसिड देता है, और वो जो 30 टाइप के जो अमीनो एसिड दे रहा है एक प्रोटीन, वो सारे डिफरेंट अमीनो एसिड है। देयर आर 20 अमीनो एसिड विच आर असेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी, पर उसमें से सिर्फ 20 ही है जो हमें बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। ग्लाइसिन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस मीनिंग स्वीट। तो जितनी भी चीजें मीठी होती है उसके अंदर क्या होता है? ग्लाइसिन टाइप का अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट है टायरोसिन। टायरोस से है, ये चीज में प्रेजेंट होता है, तो जो चीज लोग ज्यादा खाते हैं उसके अंदर कौन से टाइप का अमीनो एसिड है? टायरोसिन फॉर्म का है। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है अमीनो एसिड की, जिसमें से कुछ अमीनो एसिड एज अ सप्लीमेंट भी यूज किए जाते हैं, जैसे ग्लाइसिन, लियोसिन, लाइसोसिन। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ग्लाइसिन, अब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे? तो बहुत आसान स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे तुमको R दिख रहा है क्या? मतलब सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इस R में हम लोग क्या पुट करेंगे वो लिस्ट यहाँ दी है। देखो ये R लिखा है, अगर मैं R की जगह हाइड्रोजन लगाता हूँ, अगर मैं इस R की जगह पे हाइड्रोजन लगाता हूँ तो इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन हो जाएगा। समझ में आया? इसको 3 सिंबल लेटर में ग्लाइ बोलते हैं। और कोड क्या है इसका? अगर मेरे को ग्लाइसिन लिखना है तो सिर्फ मैं G भी लिख सकता हूँ तो भी समझ में आ जाएगा। एलेनिन कब बनता है? जब मैं R की जगह पे क्या रखूंगा? CH3। देखो वापस मैं पीछे आ रहा हूँ, अगर मैं इस R की जगह पे क्या पुट करता हूँ? CH3, तो इसका नाम क्या बन जाएगा?
अमीनो एसिड ही रहेगा, एलेनिन बन जाएगा। क्लियर है? और इसका 3 सिंबल लेटर क्या रहेगा? एला, और कोड क्या रहेगा? ए। ठीक है। इसी तरह से वैलिन कब कैसे बनेगा? जब तुम CH3 ट्वाइस CH के साथ अटैच करो, R की जगह पे ये अटैच करोगे तो तुम्हारा वैलिन बनेगा। इसी तरह से सोन। तो कितने स्ट्रक्चर याद करें? पहला, दूसरा, जितने इजी है ना वो याद कर लो, सब याद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? मैं बताऊंगा क्या क्या याद करना है इसके अंदर से। क्लियर? क्योंकि और ये सारे के सारे जो है अमीनो एसिड, ये बेसिक अमीनो एसिड कहलाते हैं। बेसिक क्यों बोलते हैं? तो जरा देखो नीचे ऑब्जर्व करो, नीचे वाले स्ट्रक्चर में तुमको अमीनो एसिड दिख रहा है, मतलब तुम जब आर की तरफ क्या अटैच करोगे? ये अटैच करोगे, और ये सारे के सारे क्या है? बेस है। ऑलरेडी वहां पे एक NH2 तो पहले से ही मौजूद है। इन NH2 के आने की वजह से बेस की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेसिक अमीनो एसिड। अब आते हैं स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर में तुमको क्या दिखाई दे रहा है? COH ग्रुप दिखाई दे रहा है, यानी आर पहले से COH ग्रुप अमीनो एसिड में प्रेजेंट है, प्लस आर के साथ भी COH आएगा, तो ये कौन से टाइप का अमीनो एसिड बन जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड। इसके अंदर तो अमीनो ग्रुप है तो ये बेसिक हो जाएगा, ज्यादा अमीनो ग्रुप आएगा तो बेसिक, और अगर कुछ नहीं रहेगा तो न्यूट्रल। तो नीचे वाले में देखो ना ही अमीनो दिख रहे हैं ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहे हैं, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये शॉर्ट फॉर्म है, 3 लेटर है, देखो इसके स्टार्टिंग के 3 लेटर लिखे, इसमें स्टार्टिंग है ये और ये लास्ट लिखा होगा। हाँ, ASP और N, ये ये शॉर्ट, इसका फर्स्ट लेटर है, इसका फर्स्ट लेटर अलग दिया हुआ है। ज्यादातर के जो स्टार्टिंग के लेटर वही लिखे रहते हैं, पर हर एक के अलग अलग हिसाब से अलग अलग लेटर लिए गए। और ये लेने की रीजन है क्योंकि एलानाइन भी है ना, तो दो अल्फाबेट सेम ना हो जाए, इसलिए अलग अलग सिंबल लिया गया। ये इसलिए लिया गया, वो डीएनए है ना, वो डीएनए में इसको शो करना है तो छोटा छोटा बनाना पड़ेगा ना, इसी वजह से शॉर्ट शॉर्ट लेटर लिए। तो जब डीएनए बनाएंगे ना, हाँ यस, यस, तो जब डीएनए बनाएंगे ना तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से इसमें से स्ट्रक्चर के याद करना है ना। डीएनए हेल्प करेगा अपने को है क्या क्या याद करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे, जैसे ग्लाइसिन को मैंने अच्छे से दिखाया है यहाँ पे, पूरा स्ट्रक्चर बना के। आर की जगह पे मैंने हाइड्रोजन ही अटैच कर दिया डायरेक्ट, और ग्रीक में स्वीट होता है ये। दूसरा टायरोसिन में देखो मैंने एग्जांपल दिया, जो आर था उसकी जगह डायरेक्टली स्ट्रक्चर अटैच किया, मतलब समझाने के लिए कि कैसा स्ट्रक्चर बना है। इससे तरह और भी स्ट्रक्चर है जिनके आर की जगह पर डायरेक्टली उनकी वैल्यू पुट करके उनके नाम लिखे हुए। समझ में आया कैसे स्ट्रक्चर बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना इजी है, पर कितने स्ट्रक्चर याद करने वो थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर का डायरेक्ट अटैचमेंट, जो ब्लू कलर है ना वहाँ पे एक्चुअली क्या प्रेजेंट था? आर था, उसको डायरेक्ट रिप्लेस करके एक्चुअल वहाँ पे लाइसिन के लिए क्या होना चाहिए वो चीज को पुट किया गया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इन एक्वस सोल्यूशन अमीनो एसिड मोस्टली एग्जिस्ट। बोल रहा है कि एक्वस सोल्यूशन में अमीनो एसिड कैसे एग्जिस्ट करता है? कौन सा फॉर्म इसमें से सही है बताओ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? ABCD। चलो कॉमन, छोटा सा ही टेस्ट है। एनीवन? एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस मतलब पानी में ही डाला गया, एक्वस वाटर के लिए यूज होता है वर्ड, याद रखो। एक्वा गार्ड भी आता है ना, तो पानी के लिए यूज होता है ना। एसिड कौन से फॉर्म में होता है एक्वा सोल्यूशन? चलो ठीक है, सी। कुलसुम, अरमान, कैस, तुक्का मार सकते हो? एनीवन? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बी, कुलसुम ने बोला है बी, और अरमान, कैस, कैस, अरमान, अब तुम लोग प्रेजेंट भी है। बी, सी, अच्छा सब सी वाले आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमीनो एसिड इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है अमीनो एसिड के बेस पे? ABCD, इसमें तो कोई भी बता सकता है कौन सा करेक्ट है। चलो देखो कौन सा सही है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। कमॉन, ABCD, चलो जल्दी से तुक्का मारो यार फटाफट आंसर। ए, ए नहीं है, तो और कोई? कुलसुम, बी, क्या बात है, और कैस, कुलसुम, डी, डी, हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है,
डी ना, लेट चेक। तो पहले का आंसर डी है और बी परफेक्ट है। बी मेरे को भी पता था उसका बी है कि नेचुरल अकरिंग एल होता है, राइट। और पानी एक्वस में डालने पर ये चार्ज प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एक चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज भी है, ज्विटर आयन प्रोड्यूस करता है। चलो आगे बढ़ते, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पर आते हैं। तो प्रोटीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि जब प्रोटीन को पानी में डालते हैं तो ये 3 टाइप के प्रोटीन देगा, एक सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव प्रोटीन, बरोबर। एक मिनट, चल क्या मैं लेक्चर ले रहा हाँ हाँ एक मिनट। हाँ अरे वही पड़ोस की आवाज आ रही थी, पड़ोस में झगड़ा हो रहा है तो इसलिए बंद कर दिया था। हाँ मुंह बंद रख, ठीक है। तो प्रोटीन में हाइड्रोलाइज होता है, तो सिंपल प्रोटीन क्या होगा, ऑन हाइड्रोलाइज गिव मिक्सचर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। या हाइड्रोलाइज होकर सिंपल स्ट्रक्चर देगा अल्फा अमीनो एसिड का, जो ऑलरेडी देख चुके हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कब बनेगा, जब वो हाइड्रोलाइज होकर अल्फा अमीनो एसिड भी बनाएगा और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी देगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये वो ग्रुप होता है जो अमीनो एसिड नहीं होता है, अदर देन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को छोड़ के देखो नीचे दिया हुआ है, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, उसके नाम दिए, पर ये प्रोटीन नहीं होएगा, ये प्रोटीन को छोड़ के दूसरा। तो इसी ग्लाइकोप्रोटीन मतलब इसमें ग्लाइको, न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब इसमें लाइपोप्रोटीन मतलब ये अच्छे एग्जाम्पल। लाइपो मतलब इसमें लिपिड भी प्रेजेंट और प्रोटीन भी। लिपिड क्या हो गया, ऑयल फैट हो गया, बरोबर। तो ये भी प्रेजेंट है इसके अंदर, और प्रोटीन भी, क्लियर। डिराइव प्रोटीन क्या होगा, ये पार्शियल हाइड्रोलाइज ऑफ सिंपल प्रोटीन, ये मतलब पार्शियली हाइड्रोलाइज होगा, इसको ड्राई प्रोटीन बोलेंगे। बस इतना ही क्लासिफिकेशन है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर। तो कैरेक्टर बेस पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल का मतलब क्या होता है, ऐसा अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, जिसको हम लोग को लेना पड़ेगा एक्सटर्नली। जैसे बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियंस होते हैं, प्रॉपर फूड या वेज भी प्रॉपर नहीं खाते, तो उनमें ये कमी हो जाती है अमीनो एसिड की। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं इनको ये सब चीज़ की जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो बेचारे वेज है ना उनको पता है कि क्या क्या कमी आती है। तो असेंशियल अमीनो एसिड को हमको बाहर से इंटेक्ट करना पड़ता है। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड वो होता है जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से इंटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, जैसे हमारी बॉडी हिस्टेटाइन हो गया, इस तरह के अमीनो एसिड नहीं बना पाती है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाहर मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, या बेटर ये होता है कि नॉन वेज खाओ, सबसे बेस्ट फिश वगैरह, इनसे हमें ये सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड क्या रहेंगे, वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी बना लेती है, जैसे साइटोसिन, ग्लूटामाइन, ये सारे जो अमीनो एसिड है हमारी बॉडी बनाती है। नेक्स्ट, प्रोटीन क्लासिफिकेशन हुआ है बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर शेप। उसका शेप कैसे है, तो इसमें 2 टाइप है, एक ग्लोबल और दूसरा फाइब्रस। फाइब्रस समझेगा तो ग्लोबल समझ में आ जाएगा। फाइब्रस नाम से ही पता चला, थिन इन थ्रेड लाइक, जैसे हमारे बाल हो गए बॉडी में, तो ये जो बॉडी के बाल में जो प्रोटीन होता है वो क्रिएटिन फॉर्म में होता है, तो उसको फाइब्रस प्रोटीन बोल सकते हैं। अब जारी बात, बाल को पानी में डालोगे तो क्या वो पानी में सल्यूबल होगा, क्या नहीं होगा। बोलते ये लॉन्ग होता है, थ्रेड लाइक होता है, और दे आर लाइंग साइड बाय साइड। इसमें जो चेन होती है साइड बाय साइड अटैच होते हैं लाइन से सीधी। जो हमारे जो मसल्स होते हैं ना, उसमें जो टिश्यू होते हैं ना, ऐसे लंबी लंबी चेन होती है गोश्त की, बटर चिकन तो खाए होंगे ना, तो लंबे लंबे वो सब क्या होता है, ये सब फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं उसको। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें, लीनियर होगी और पॉली, और इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो बाल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काफी मजबूत होती है, बॉन्डिंग हाइड्रोजन है ना। अब ग्लोबुलर क्या होगा, ग्लोबुलर जाहिर बात है फाइब्रस नहीं होगा, फाइब्रस को छोड़कर ग्लोब से क्या आ रहा है, हमारा अर्थ क्या है, ग्लोब है ना। तो मतलब इस तरह के जो गोश्त के टुकड़े होते हैं ना, ऐसे हार्ट हो गया, लंग्स, लीवर, इनको ग्लोबुलर बोल सकते हैं। ये वाटर सोल्यूबल है ऑफकोर्स है, तभी तो इसकी बॉडी के अंदर जाती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी चीज बॉडी के अंदर आती है। ये फोल्डेड फॉर्म ऑफ स्फेरिकल शेप होते हैं, फोल्डिंग टाइप होते हैं, ठीक है। दे हैव इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन, मतलब इनके अंदर इंट्रामॉलिकुलर होती है, मतलब हर एक ऑर्गन एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे जुड़े होते हैं, और इनमें वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होती है। एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ जो अट्रैक्शन है वो वीक होता है, समझ में आया।
इसमें एग्जांपल हीमोग्लोबिन ही है। हीमोग्लोबिन, हाँ ब्लड, हीमोग्लोबिन अच्छी एग्जांपल है। मेरे बड़े बड़े ऑर्गन से दे दिया। हीमोग्लोबिन का कैसा, खून का कैसा शेप होता है, सर्कुलर होता है ना। दो खून आपस में मिलते नहीं है, पर एक खून के अंदर कितने सेल होते हैं किसको पता। 1000 भी हो सकते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दिए फाइब्रस प्रोटीन की। देखो बाल हो गया, नाखून हो गया, हमारे जो मसल्स हैं वो सब क्या है। और ये जो सिल्क वॉर्म है वो क्या बनाता है, ये फाइब्रस प्रोटीन भी तो रहता है इसके थूक से जो बनाता है वो। ग्लोबुलर प्रोटीन में इंसुलिन एक अच्छी एग्जांपल है। जब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी में जो दिया जाता है इंजेक्शन ताकि शुगर का लेवल कंट्रोल में रहे, ये सारी एग्जांपल ग्लोबुलर प्रोटीन की है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर में इसमें 4 टाइप के स्ट्रक्चर रहेंगे। एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। स्ट्रक्चर शेप के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके अंदर सीक्वेंस रहेगी, जैसे लीनियर सीक्वेंस रहेगी, सीधी सीधी। और सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर चीज से जुड़ी रहेगी। जैसे फर्स्ट आता है प्राइमरी प्रोटीन, तो यहाँ पर देखो हर एक चेन सेम टाइप की है, यही चेन है जो हम लोग जनरल पढ़ चुके हैं, बरोबर। अब मैंने बताया था अमीनो एसिड में हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH छोड़ेगा और अमीनो एसिड अपना हाइड्रोजन। ये दोनों अटैचमेंट के बेस पर यहाँ पे एक अटैचमेंट हो रहा है। देखो किसी भी अमाइन के साथ अगर कार्बोनिल ग्रुप होगा तो इस तरह के अटैचमेंट को अमाइड लिंकेज बोलते हैं, ये मैंने बताया था, रिमेंबर, पॉलीमर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं इस तरह के अमाइड लिंकेज की कंटिन्यू जुड़ा रहेगा। तो इस तरह की सीक्वेंस अगर कंटिन्यू एन टाइप का जिगजैग लाइन ये बता रही है कि सीक्वेंस कंटिन्यू चलते जा रही है, हाँ, तो इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल है। तो क्या जिम ट्रेनर बताया, जिम फील्ड इसलिए बताया कि ये सब चीजें हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये लोग जो फिटनेस लोग हैं ये लोग बहुत यूज करते हैं सारी चीजें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, तुम्हारे पास जो लीनियर स्ट्रक्चर था ना उसको टेलीफोन के वायर की तरह से जिगजैग विगजैग घुमा दो। यानी तुमने कुछ अलग नहीं किया है, तुमने वही स्ट्रक्चर को फोल्ड किया है, जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर था ना उसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने से क्या होगा, ऊपर और नीचे का कनेक्शन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे साइड साइड से तो बॉन्डिंग हो ही रही है, ऊपर नीचे भी बॉन्डिंग है। ये ऊपर नीचे की बॉन्डिंग ही है जिसने इसको इस तरह का शेप दिया है। ये जो शेप आया ना ये बॉन्डिंग की वजह से आया है, समझ में आया। और जो बॉन्डिंग है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बरोबर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसको अगर देखें तो ये बिल्कुल लूप की तरह दिख रहा है या कॉइल की तरह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी स्ट्रेच चीज को फोल्ड कर दिया गया। तो ये कैसे बन रहा है, फोल्डिंग करने से प्रोटीन बनता है, ठीक है। इसमें भी बहुत बड़ी चेन होती है। बोलते हैं इसमें 2 टाइप की चेन मिलेगी तुम्हें, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लेटेड चेन। अल्फा हेलिक्स बिल्कुल टेलीफोन के वायर की तरह होती है। देखो टेलीफोन का वायर कैसा होता है, बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट स्प्रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इस स्ट्रक्चर को अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है बीटा प्लेटेड चेन। तुमने पहाड़ देखा है, हर एक पहाड़ कैसा जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बीटा प्लेटेड चेन बोलते हैं, ठीक है। ये भी चेन पूरी स्ट्रेच होती है पर बीच में सब पहाड़ की तरह होता है, अप एंड डाउन अप डाउन इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और ये आपस में एक पर्टिकुलर फोर्स से जुड़ा होता है, राइट। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाया गया बीटा प्लेटेड शीट का, ये बिल्कुल शीट की तरह ही है ना। और ये शीट भी आपस में जुड़े रहती है, देखो कैसे, ये एक शीट दूसरे शीट से जुड़ी है। और स्प्रिंग में क्या देखा गया था, ये आपस इस तरह से जुड़े थे, इसमें अपोजिट जुड़े रहते हैं, एक शीट दूसरी मतलब ब्रांच टाइप में ये शीट आपस में जुड़ी हुई, इसको बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक अच्छे से दिखाया गया बीटा प्लेटेड शीट है क्या। जैसे वो जो अल्फा हेलिक्स था ना उसको यू शेप बना दो। अल्फा हेलिक्स को जब यू शेप बनाओगे तो आपस में वो जो बॉन्डिंग करेगा, यानी आपस में ऐसा तो बॉन्डिंग वो कर ही रहा था, है ना। अब ऐसी भी बॉन्डिंग हो गई तो इसलिए को बीटा, यानी तुमने क्या किया, अल्फा हेलिक्स को ही फर्दर फोल्ड कर दिया, राइट। ये चिकन मैंने बताया यार, कितना क्यूट चिकन बनाया। ये चिकन एक्चुअली इसलिए बताया, उसमें ये सब स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रक्चर है, देखो अल्फा हेलिक्स भी प्रेजेंट है और बीटा प्लेटेड शीट भी क्या नहीं नहीं, बस इतना ही, ज्यादा नहीं डिटेल में दिखा है। अंदर तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने दिखाया, प्राइमरी बोले तो एकदम स्ट्रेट स्ट्रक्चर, सेकेंडरी बोले तो स्प्रिंग फॉर्म, और टर्शरी बोले तो इसी स्प्रिंग को और फर्दर घुमा दो, राइट। नहीं ये बीटा नहीं है, बीटा में तो एक ऐसा घुमा, टर्शरी में हम फोल्डिंग को फर्दर और फोल्ड करते जाएंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग हो जाएगी इस तरह की, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। तो इसमें बहुत सारी बॉन्डिंग आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, कमजोर बॉन्डिंग भी रहेगी,
और इलेक्ट्रो चार्ज बेस पे भी बॉन्डिंग रहेगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह की बॉन्डिंग ना, ये ज्यादातर बॉन्डिंग ना तुम्हें हीमोग्लोबिन, जो ब्लड्स होते हैं ना कॉम्प्लेक्स, हमारी बॉडी में जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, जैसे वो तुमने एक एग्जांपल दिया, हाँ मैं बोल सकता हूँ ये सारी कॉम्प्लेक्स चीज में हमें इस तरह की फोल्डिंग मिलेगी। मैंने एक अच्छी एग्जांपल आयरन ही दे दिया, बॉडी के अंदर जो आयरन हीमोग्लोबिन के पास होता है, तो हीमोग्लोबिन टर्शरी स्ट्रक्चर रखता है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आएगा, जैसे ये एक स्ट्रक्चर मैंने हीमोग्लोबिन दिखाया, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये कैसे बनेगा, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ना उसको और फोल्ड करो, फोल्ड करते जाओ, फोल्ड करते जाओ, बहुत फोल्ड करोगे तो सारी बात एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। तो ये स्ट्रक्चर इंसुलिन हो गया, इनमें प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन को भी हम क्वार्टरनरी के लिस्ट में डाल सकते हैं। क्लियर है। तो अगर पूरा विस्तार में देखा तो क्या हो रहा है, प्राइमरी को फोल्ड करो तो सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी को फोल्ड करो तो टर्शरी बन रहा है, टर्शरी को फोल्ड करो तो क्वार्टरनरी बन रहा है। यानी फोल्डिंग फर्दर फर्दर केयर करके हम लोग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिया। हीमोग्लोबिन जब बहुत सारे हो जाए तब ये क्वार्टरनरी बन जाएंगे, राइट। तो ये इनका एक्चुअल केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, राइट। मतलब चेन कॉइल्ड है, ट्विस्टेड है, इसमें अल्फा सब कुछ है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग की गई है चेन को। ये इसमें पूरे में एक अलग अलग हिस्से बता सकता है कि ये हिस्सा अलग रेंज है, ये अलग है। प्रोस्टेटिक ग्रुप भी है, मतलब नॉन अमीनो एसिड ग्रुप भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। चलो इतना पढ़े, देखते हैं कितना तुम लोगों को समझ में आया। प्रोटीन आर कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर ऑफ डैश। किसका कंडेंसेशन होता है प्रोटीन, ए बी सी डी, एनीवन, फैज, कुलसुम, अरमान, बी। और बाकी लोग क्या देना चाहते हैं, कौन सा हो सकता है, कौन सा कंडेंसेशन। प्रोटीन आर डैश पॉली, हाँ बोलो, अरमान बोल रहा है बी। प्रोटीन आर डैश, अच्छा सबने बी बोल दिए ना, चलो प्रोटीन आर डैश, इसका क्या बोलोगे, ए बी सी डी, सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी डी, डी या ए, चलो ए। और कौन क्या बोल रहा है, ए है कि डी है, अरमान का, अरमान तो बोल दिए, कुलसुम का, फरहान, अरे वाह, चलो ए। सभी सब ए पे ही है ना, अरे कुलसुम ने अलग बोला, बी सबसे अलग, अच्छा डी, अरे अरे डी सबसे अलग है अभी भी वो। थर्ड, द मेन स्ट्रक्चर फीचर ऑफ प्रोटीन। क्या स्ट्रक्चर फीचर होता है प्रोटीन में, कौन से टाइप की लिंकेज होती है, क्या सी, बाकी लोग, ठीक है चलो सी, लेट्स सी। पहले का आंसर ए है, कंडेंसेशन अल्फा अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन में आंसर पॉलीअमाइड है, बरोबर। और सी आंसर है, बरोबर करेक्ट ही है सभी ने। कुलसम और अरमान का एक आंसर थोड़ा गलत जा रहा था बात, और ए ऊपर वाला भी ज्यादातर सभी ने रॉन्ग बोला है। चलो क्लासिफिकेशन पे आते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया अमीनो एसिड को बेस्ड ऑन एसिडिक एंड बेसिक नेचर। एसिडिक एसिड कब बोलेंगे, जब मान लो एक्स एसिड है और जो वाई है वो बेस है। अगर एसिड की मात्रा ज्यादा होगी तो ऐसे अमीनो एसिड को एसिडिक बोलेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग ने टेबल था ना 20 अमीनो एसिड का, उसमें देख लिया है ना। न्यूट्रल कब बोलेंगे, जिनके अंदर दोनों की मात्रा इक्वल होगी। बेस कब बोलेंगे, जब एसिड कम होगा और बेस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे वही चीज को बताया। तो यहाँ पर जो एक्स है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को, और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमीनो ग्रुप को। तो यहाँ पे एक सप्लीमेंट भी दिखाया, अमीनो एनर्जी। ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, यहाँ पे केसेस भी दिए। अगर वैल्यू इक्वल होगी तो न्यूट्रल, अगर मान लो एसिड की वैल्यू ज्यादा है बेस की कम है तो एसिडिक, और मान लो अगर एसिड की कम है बेस की ज्यादा है तो बेसिक। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी का, मात्रा ज्यादा एसिड की तो एसिडिक, सिंपल एकदम। एसिड अमीनो और बेसिक अमीनो में यहाँ पे तो हमें यही पता चला है कि उनमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। वो नेचर में ऐसे एसिड है जिनके अंदर एसिड ज्यादा है। इनका यूजेस फंक्शन क्या है, तो इसकी जानकारी मुझे भी इतनी डिटेल में नहीं है, बस सप्लीमेंट है, बस ज्यादा जानकारी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन जब कंडेंस होता है तो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड देता है। तो ये प्रोटीन है, जब ये ब्रेक होगा तो इसमें से अमीनो एसिड निकलते हैं, हर एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंकेज में होता है। पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली अमाइड ग्रुप को ही बोला गया है यहाँ पर, बरोबर।
बोलते ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह के बॉन्ड को। बोले जितने भी प्रोटीन की चेन होती है ना, इसी तरह से लार्ज जुड़ी होती है और बीच में जो कनेक्शन होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज का होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी पेप्टाइड बॉन्ड में, यहाँ पर जब एक ही लिंकेज दिखाई दे रही है और 2 अमीनो ग्रुप इसमें से जुड़े हुए, अगर एक लिंकेज होगी और 2 अमीनो एसिड ग्रुप जुड़े होंगे तो इसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे। तो कितने अमीनो एसिड जुड़े हुए लिंकेजेस, उस हिसाब से इनके नाम होते हैं। अगर मान लो 3 अमीनो एसिड की चेन है तो इसको ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे, 4 अमीनो एसिड ग्रुप की चेन है तो टेट्रा, और बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन है तो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। क्लियर है? तो किस तरह से बनाते हैं? हाँ, वो ऐसे ही डाल दिया, यहाँ पे कोई रीजन नहीं है इसको डालने का। पेप्टाइड, इन पेप्टाइड द टर्मिनल विथ फ्री। अच्छा, जाहिर बात है पेप्टाइड बनाना है तो इनके टर्मिनल फ्री करने पड़ेंगे, क्योंकि टर्मिनल में COH होता है तो उसको COO बनाना पड़ेगा, NH2 है तो उसको NH3 बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाटर निकालना है, तो अभी तो ये लोग बॉन्ड बना पाएंगे CO और NH का, बराबर। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या रहता है, इस तरह से होता है ना। तो मुझे यहाँ से OH निकालना है, यहाँ से H निकालना है, ताकि चेन बढ़ते जाए, राइट। तो पेप्टाइड में देखो बहुत सारे एग्जांपल है, अगर ग्लाइसिन का देखो एलेनिन को मिलाओ तो इनमें भी क्या बनेगा, ग्लाएला बनेगा, इनके नाम है। बीच में देखो पेप्टाइड बॉन्ड आ रही है, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड इसलिए पढ़े क्योंकि DNA RNA पढ़ने वाले इनमें ये सारी बॉन्डिंग दिखाई देती है। तो कुछ एग्जांपल्स है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। एक्चुअली बनाने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड को यहाँ पे एक अच्छे से बताया, 2 सेम स्ट्रक्चर लिया, यहाँ से OH और अमीनो एसिड हाइड्रोजन निकाला, क्या निकला, वाटर निकला। वाटर निकलने पे ये दोनों बॉन्ड कंडेंसेशन हो गए, जुड़ जाएंगे। कंडेंसेशन वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें कुछ निकलता है, बरोबर, बन गया डाइपेप्टाइड। समझ में आया? इसी तरह से 3 अमीनो एसिड होगा तो उस हिसाब से अलग अलग नाम देंगे। नेटिव प्रोटीन, प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद यूनिक 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो बोलते पहला है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन क्या होता है? डीनेचुरेशन मतलब डिस्ट्रॉय, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। घर में अंडा है, हमें पता है एग सबसे बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, तो उसको क्या करो, बॉईल कर दो। बॉईल करने में हम इनका क्या कर रहे हैं, फिजिकल शेप बदल रहे हैं, अंदर से भी वो बदल जा रहा है। तो ये बदलाव डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या चीज को बता रहा है कि हमने जो प्रोटीन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बरोबर। तो ये डिस्ट्रॉय 2 चीजों में होता है, एक ग्लोबुलर में, एक फाइब्रस, दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जरा एनिमेशन से समझते हैं। तो एक्चुअली पहले स्ट्रक्चर था इसका आड़ा टेढ़ा, पर जैसे डिस्ट्रॉय किया बाय फिजिकल केमिकल मेथड, देखो स्ट्रेट चेन हो गए। स्ट्रेट चेन ये बता रही है हमारा प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया। तो डिस्ट्रॉय के 2 मेथड, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो, या उसको एसिड या बेस में डाल दो, या अल्कोहल ऐड कर दो। ये 2 तरीके जिसके जरिए हम लोग अमीनो एसिड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसे डीनेचुरेशन बोलते हैं। क्लियर है? अल्कोहल नहीं एसिडिक है, नहीं बेस है, न्यूट्रल नेचर रखता है, पर समटाइम्स इसको ऐसा एसिडिक तौर पे बोला जाता है, ठीक है। वो अलग ही एक कंपाउंड है। एंजाइम पर आता है। अब एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। इसका काम क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना, बरोबर। पर यहाँ पे एंजाइम वर्ड क्यों यूज किया है, कैटलिस्ट क्यों नहीं? कैटलिस्ट भी तो वही होता है, पर एंजाइम इसलिए यूज किया क्योंकि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ये हमारे बॉडी के अंदर चीजों की स्पीड बढ़ाता है। तो हमारे बॉडी में ज्यादातर जो भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया ये पार्ट यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। तो अब अलग अलग पार्ट के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रोटीन एंजाइम हमारे बॉडी में काम करते हैं। जैसे पहला है प्रोटोलाइटिक एंजाइम, जिसको प्रोटियोस बोलते हैं। तो अगर तुम फिश, सी फूड, सोयाबीन तरह के फूड खा रहे हो तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है प्रोटियोस, ठीक है। अगर फैट से रिलेटेड चीजें खा रहे हो तो उसको डाइजेस्ट या ब्रेक करने के लिए लाइपेस होता है। अगर शुगर से रिलेटेड कोई चीज खा रहे हो तो अमाइलेज, और अगर ये क्या लिखा है, शुगर डिग्रेडिंग एंजाइम, अच्छा ये अमाइलेज ही है, बस खत्म। 3 चीजों के लिए अलग अलग एंजाइम है, ओके। यहाँ पर तो रिएक्शन में कुछ और भी जानकारी दी है। जैसे देखो कैन शुगर को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, ये हम लोग ने प्रिपरेशन देख चुके। इसमें कैटलिस्ट भी यूज होता है जिसके बारे में वहाँ पे नहीं बताया था। अब जाहिर बात है अगर शुगर यूज कर रहे हो तो शुगर से रिलेटेड ही इसका कैटलिस्ट होगा हमेशा। तो इस कैटलिस्ट का नाम क्या है, इन्वर्टर। अगर मेल्टोज को रिएक्ट करके ग्लूकोज बना रहे हो तो उस पर यूज होने वाला एंजाइम का नाम हमेशा उसी से लिंक होगा, मेल्टास। ग्लूकोज से कर रहे तो जाइमस। समझ में आया? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैटलिस्ट का नाम उसी से लिंक रहता है।
जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो थोड़ी डिटेल ज़्यादा थी, इतनी डिटेल की ज़रूरत भी नहीं। चलो अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। एंजाइम आर डैश, क्या है एंजाइम? ABCD। चलो अब बाकी लोग, बाकी अरमान कैस कुलसुम, एंजाइम क्या है? ABCD क्या है आंसर? बताओ। अच्छा, फरहान जो बोला अरमान भी वही बोला। बाकी लोग बी, ठीक है। और बाकी लोग, बाकी कुलसुम कैस, जल्दी से। चलो अच्छी बात है। सेकंड का आंसर, सेकंड का क्या आएगा? मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। एंजाइम के लिए यहाँ पे कौन सी गलत स्टेटमेंट दी हुई? हाँ तो वो गलत स्टेटमेंट देखना है। हाँ वही तो, यहाँ राइट स्टेट, वो तो बरोबर मेरे को भी लग रहा है। हम्म, डी, ठीक है। बाकी लोग, साइज कुलसुम, तो ठीक है। 3, 2, 1 आंसर है पहले का ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम। सेकंड का आंसर है ईच एंजाइम कैटलिस्ट नंबर ऑफ सिमिलर रिएक्शन। चल मानता हूँ ये थोड़ा सा काफी कॉम्प्लिकेटेड था आंसर। न्यूक्लिक एसिड तो नहीं हो सकता एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन ही होता है। तो दो पे डाउट आ सकता है, सी या डी। फाइब्रस तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बालों में होता है, इसलिए हायर चांस है ग्लोबुलर प्रोटीन की। रॉन्ग स्टेटमेंट में ये है कि ईच एंजाइम कैन कैटलिस्ट नंबर ऑफ सिमिलर रिएक्शन। सिमिलर रिएक्शन नहीं करते हैं। अभी अभी तो पढ़ा था पीछे कि अलग अलग चीज के लिए अलग अलग एंजाइम यूज होते हैं, राइट? तो सारे एंजाइम एक ही तरह का रिएक्शन कैसे दे सकते हैं? अब यहाँ से जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ से हमारा प्रोटीन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ रहे हैं हॉर्मोन्स पर। हॉर्मोन्स क्या होता है? तो बोलते हैं हॉर्मोन्स ना, ये इंडोसिरिन ग्लैंड से निकलता है हमारे बॉडी में। बोलते हैं 5 जगह पे ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग अब स्टॉप करते हैं, ठीक है। प्रोटीन वाला पार्ट हो गया है। ये जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, हाँ ज़्यादा डिटेल नहीं है मेरे उसमें वीडियो में, ज़्यादा डिटेल दी हुई है।